शुरुआत यहाँ से है कि बेसिकली इवैल्यूएशन का फंक्शन क्या है। बेसिकली हम लोग जानते हैं, हमने इस पे एक पोल बनाया था, लेकिन पता नहीं कैसे पोल जो है आप लोगों से बात करते करते वो पोल किधर चला गया, तो वो गड़बड़ हो गया एक्चुअली। बहरहाल इवैल्यूएशन का फंक्शंस की जब हम बात करते हैं उसके कई पर्सपेक्टिव हैं, कई कॉन्टेक्स्ट हैं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग फंक्शंस इवैल्यूएशन करता है। लेकिन एक जनरल ओवरव्यू अगर हम लें कि इवैल्यूएशन क्या काम करता है, इवैल्यूएशन का फंक्शन क्या है, तो बात निकल करके आती है कि देखिए, जब जब इवैल्यूएशन होता है तो इवैल्यूएशन से हमें अपनी खूबी और खामियों का अंदाजा लगता है, मतलब जो स्ट्रेंथेस हैं, जो वीकनेसेस हैं, उनका पता लगता है, कमजोरियों का पता लगता है। दैट मीन्स इवैल्यूएशन एक तरीके से हमें फीडबैक देने का काम करता है, प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। आर यू एग्री विद मी और नॉट? जी, आर यू एग्री विद मी? यस सर। सो एक तो ये है कि इवैल्यूएशन का फंक्शंस फीडबैक प्रोवाइड करना है, प्रतिपुष्टि देना है या बाज़ फराहम करना है। दूसरा, इवैल्यूएशन जब कभी होता है उसके जरिए से मार्क्स या ग्रेड असाइन किए जाते हैं, या नंबर असाइन किया जाता है, या सीजीपीए जीपीए असाइन किया जाता है। इसके जरिए से ऑब्वियसली हमें मोटिवेशन आता है और प्रेरणा मिलती है, और काम करने की और मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। सो बेसिकली जो इवैल्यूएशन है उसका एक दूसरा पर्पस ये भी है, दूसरा फंक्शन ये भी है कि वो मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, बेसिकली प्रेरणा देता है। एक्चुअली में जो भी ऑडियंस है उसको एक प्रेरणा देता है, मोटिवेट करने का काम करता है। तीसरी चीज है, अभी हम लोग बात किए कि जब इवैल्यूएशन होता है तो हमें अपनी खूबी और खामियों का अंदाजा लगता है। इससे हम अपनी कमजोरियों पर, अपनी स्ट्रेंथ पे बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं एक्चुअली, या फिर आपको कहाँ काम करने की जरूरत है, कहाँ काम करने की नहीं जरूरत है, कहाँ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, कहाँ ऑलरेडी है। तो ये गाइडेंस भी जो है वो इवैल्यूएशन ही देता है। इवैल्यूएशन से पता चलता है कि किस पार्ट में, किस पर्चे में, किस सब्जेक्ट में या किस एरिया में हमें दिक्कत है एक्चुअली में, फिर उस एरिया में हम वर्क कर पाते हैं, मेहनत कर पाते हैं एक्चुअली में। तो दरअसल जो फीडबैक है, इवैल्यूएशन है, उसका एक दूसरा पर्पस है गाइडेंस देना, मार्गदर्शन देना। बेसिकली हम इवैल्यूएशन के थ्रू ही मार्गदर्शन ले पाते हैं बेसिकली। इसके अलावा कल की क्लास में आप लोग बात कर रहे थे कि पता लगेगा कि नहीं समझा बच्चा या समझा तो फिर हम उसको फिर से टीचिंग करेंगे। दैट मीन्स रिमीडिएशन हम करते हैं, रिमीडियल टीचिंग करते हैं, जिसको आप उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। बेसिकली रिमीडिएशन करने के लिए, उपचारात्मक शिक्षण करने के लिए आपको बच्चे का इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। बेसिकली अगर आप ये सोचते हैं कि सभी बच्चों के साथ उपचारात्मक शिक्षण किए जाएं, सभी बच्चों के साथ कर देते हैं, क्या दिक्कत है, खराबी थोड़ी ना कर जाएगा, पढ़ने की चीज है, तो ये उपचारात्मक शिक्षण होगा ही नहीं। क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक आकलन के बाद होगा, अर्थात डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होगा, उसके बाद रिमीडियल टीचिंग होगी। और रिमीडियल टीचिंग सिर्फ उन्हीं बच्चों के साथ किया जा सकता है जिनको रियल में प्रॉब्लम है, जिनके साथ रियल प्रॉब्लम है, जिनको दिक्कत है वाकई, ऐसे लोगों के साथ क्या कहते हैं, रिमीडियल टीचिंग की जाएगी। तो रिमीडियल टीचिंग किस बच्चों के साथ करना है, किस यूनिट पे करना है, किस पर्टिकुलर एरियाज पे एम्फेसिस करनी है, ये भी हमें ये भी हमें कैसे पता चलेगा जी? इवैल्यूएशन से पता चलेगा। हाँ, बिल्कुल, किन बच्चों को रिमीडियल की जरूरत है और किस एरिया में जरूरत है बेसिकली। तो रिमीडियल टीचिंग की एक लिमिटेशंस है और उसकी एक कॉन्सेप्ट भी है कि रिमीडियल टीचिंग जनरल टीचिंग नहीं हो सकता। वो एक तरीके का टीचिंग तो है, लेकिन वो सबके साथ हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, फैसिलिटेट प्लानिंग। हम जब भी कोई प्रोग्राम लाते हैं, कोई प्रोजेक्ट लाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो बीच बीच में फीडबैक लेते रहते हैं बेसिकली, है ना। हम तमाम लोगों से, जो ऑडियंस है, जो बेनिफिशियरी है, उससे फीडबैक लेते हैं। फीडबैक लेकर के पता लगाते हैं कि क्या कमजोरी है, क्या खामी रह गई, कहाँ दिक्कत हो रही है, कहाँ चैलेंजेस है बेसिकली,
फिर उस हिसाब से हम दूसरी प्लानिंग बनाते हैं, दूसरी स्ट्रेटजीज बनाते हैं, और फिर हम चीजों को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। अर्थात हमारी प्लानिंग भी इवैल्यूएशन पे डिपेंड करती है। बेटर प्लानिंग बेटर इवैल्यूएशन पर डिपेंड करेगा। इवैल्यूएशन होगा तो पता चलेगा, फिर उस हिसाब से हम प्लानिंग कर पाएंगे। बेसिकली आपने सुना होगा एनईपी 1986 और प्रोग्राम ऑफ 1982 की बात सुनी है ना आपने जी? प्रोग्राम ऑफ एक्शन और एनईपी 1986 की बात आपने सुना होगा। अब देखिए, एनईपी 1986 ने जो रिकमेंडेशन सबमिट किया, जो पॉलिसी में बात की गई, आप जानते हैं कि उस वक्त इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी बेचारे उस वक्त डेथ कर गए थे, और उनकी वजह से जो एनईपी 1986 है वो एक्चुअली में धराशायी हो गया। अब 6-7 साल बाद फिर उन्हीं की सरकार ने रिव्यू करवाने की कोशिश की कि पता लगाइए कि अब तो 6-7 साल हो गए पॉलिसी बने हुए, अब कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो कमेटी बनाई गई आचार्य राममूर्ति के अध्यक्षता में, उन्होंने इवैल्यूएशन किया, स्टेट का रिसोर्सेज का इवैल्यूएशन किया, और इवैल्यूएशन करके फिर प्लानिंग बनाई उन्होंने, फिर से गाइडलाइन सबमिट किया, और तब जाकर के एनईपी 1986 का इम्प्लीमेंटेशन हुआ। अर्थात बेटर प्लानिंग के लिए इवैल्यूएशन की जरूरत है। जब इवैल्यूएशन होगा बेहतर तरीके से तो बेहतर प्लानिंग होगी। बेसिकली बिना इवैल्यूएशन का आप प्लानिंग करते हैं, हवाई प्लानिंग होगी, प्लानिंग का एग्जीक्यूशन सही से नहीं हो पाएगा, आप योजना को क्रियान्वित नहीं कर पाएंगे। आर यू एग्री विद मी और नॉट जी? Yes, sir. Are you agree with me or not? Yes, sir. Yes, sir. So this is the basic assumptions behind the evaluation. दूसरी बात, आप करिकुलम को रिवाइज करना चाहते हैं, बिना इवैल्यूएशन का करिकुलम रिवाइज हो ही नहीं सकता है ना। करिकुलम को आप रिवाइज करना चाहते हैं तो इवैल्यूएशन करना पड़ेगा ना भाई जी। इवैल्यूएशन करना पड़ेगा कि भाई आज की जो करिकुलम है वो 21st सेंचुरी की जो चैलेंजेस है, 21st सेंचुरी की जो नीड है, उस नीड को आज की करिकुलम पूरा कर पा रही है कि नहीं कर पा रही। ये बात जानने के लिए आपको इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। इवैल्यूएशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 21st सेंचुरी की नीड आज की करिकुलम से पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। अगर पूरी हो रही है तो वेल एंड गुड, नहीं पूरी हो रही है तो करिकुलम को रिवाइज किया जाएगा। अर्थात करिकुलम के को रिवाइज करने के लिए भी इवैल्यूएशन की जरूरत है। 2000 में जब तीसरा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बना 2000 में, उसके बाद से 2004 में करिकुलम का इवैल्यूएशन कराया गया, सेंटर में भी और स्टेट में भी। जब इवैल्यूएशन हुआ तो पता चला कि भाई जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रही है करिकुलम, एग्जिस्टिंग करिकुलम रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रही है। अब दूसरी करिकुलम फ्रेमवर्क बनी, अर्थात जिसकी आप चर्चा आज तक कर रहे हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की चर्चा आप कर रहे हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बना, 2005 बना और वो चला। उसी तरीके से टीचर एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, उसी तरीके से हायर एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में नेशनल नॉलेज कमीशन 2009 में जब आया, उस समय मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा कि आज देश की शिक्षा व्यवस्था चौराहे पे खड़ी है, वक्त आ गया है कि इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग किया जाए और 21st सेंचुरी के नीड के मुताबिक जो है करिकुलम तैयार किया जाए। अर्थात आप उसके बाद देखिए हायर एजुकेशन का करिकुलम चेंज हुआ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन बना, और इस तरीके से धीरे धीरे हम इवोल्यूट हुए। एक्चुअली मेरे कहने का मतलब है कि बिना इवैल्यूएशन के आप करिकुलम का रिवीजन नहीं कर सकते, क्योंकि इवैल्यूएशन से ही पता चलेगा कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज एब्सोल्यूट हो चुकी है और कौन सी चीज अपडेटेड है। फिर उस हिसाब से हम करिकुलम बनाएंगे। इज इट ओके और नॉट जी? इज इट ओके और नॉट? हाँ। इसके बाद फिर आप बात करेंगे इंटर इंस्टीट्यूशनल कंपैरिजन, है ना। इंटर इंस्टीट्यूशनल कंपैरिजन
जब रिजल्ट आता है, इवैल्यूएशन के बाद जो रिजल्ट आता है, तो एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन से इस बात से कंपैरिजन करता है कि हमारे यहाँ का टॉपर है, हम टॉपर निकालते हैं, हम टॉपर बनाते हैं बेसिकली। हालांकि ये डायरेक्टली पर्पस नहीं है इवैल्यूएशन का, लेकिन इनडायरेक्टली हम लोग इस पर्पस को बनाते हैं। और इवैल्यूएशन का रिजल्ट बेसिकली इंटर इंस्टीट्यूशनल कंपैरिजन में मदद करता है एक्चुअली। एक समय हुआ करता था जब 2-3 कॉलेज एक यूनिवर्सिटी के अंदर आती थी, तो कॉलेज जो है, एक कॉलेज इंटरनल मार्क्स सबमिट करता था और एक्सटर्नल मार्क्स सबमिट करता था। बाकी 2 कॉलेज जो है वो मुंह बंद करके गौर से देखता था कि कितना नंबर वो हाईएस्ट देता है, देखते हैं। तो जब वो हाईएस्ट नंबर से आज पता चल जाता था, तब दूसरा कॉलेज अपना नंबर 2 नंबर 5 नंबर बढ़ा करके अपना भेजता था कि हमारा यहाँ के टॉपर निकले। वहां तीसरा उल्लू बैठा हुआ है, तीसरा उल्लू इस फिराक में बैठा हुआ है कि दूसरा वाला कॉलेज वाला भेजे, कितना हाईएस्ट भेज सकता है, उसके बाद हम भेजेंगे। और इस तरीके से लोग टॉपर बना। तो एक इंस्टीट्यूशंस, एक अदारा दूसरे अदारे से कंपैरिजन भी करता है इवैल्यूएशन के रिजल्ट से एक्चुअली। हालांकि डायरेक्टली पर्पस नहीं है, लेकिन ये ऐसा हम लोग करते हैं। तो एक पर्पस इंटर इंस्टीट्यूशनल कंपैरिजन भी। जाहिर है कि जहां से टॉपर निकलता है, आप वैसे इंस्टीट्यूशंस को अच्छा मानते हैं, वैसे संस्था को अच्छा संस्था मानते हैं। इज इट राइट और नॉट? जी जी सर। दूसरी बात, किसी भी तरीके की कोई एजुकेशनल डिसीजन आप लेना चाहते हैं, किसी भी तरीके की कोई एजुकेशनल डिसीजन आप लेना चाहते हैं, आपको उसके लिए इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। आप एक सिंपल मोबाइल लेते हैं, मोबाइल की फीचर्स इवैल्यूएट करते हैं, उसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस करते हैं, फिर आप मोबाइल खरीदते हैं। दैट मीन्स आप इवैल्यूएट करते हैं उसके फीचर्स को, उसकी जनरेशंस को, उसके रैम को, रोम को, प्रोसेसर को, और फिर आप तय करते हैं कि ये मोबाइल लेनी है या नहीं लेनी। तो किसी भी तरीके का डिसीजन पर पहुंचने के लिए आपको इवैल्यूएशन करना पड़ता है। तो इवैल्यूएशन का दूसरा फंक्शन जो है, एक अदर फंक्शन जो है, वो है निर्णय लेना, डिसीजन लेना या डिसीजन लेने में मदद करना। और लास्ट जो है वो जो मेरे कॉग्निजेंस में है, बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। मेरी कॉग्निजेंस में है सबमिशंस ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट टू पेरेंट्स। आप अपने बच्चों के एज अ टीचर्स, आप अपने बच्चों का प्रोग्रेस रिपोर्ट पेरेंट्स को देना चाहते हैं, सबमिट करना चाहते हैं। बिना इवैल्यूएशन का आप सबमिट कर पाएंगे? अगर सबमिट करेंगे तो गलत हो जाएगा, है ना? क्योंकि आप इवैल्यूएट करेंगे तो पता चलेगा कि बच्चा जैसा आया था आज जो है, उन दोनों में कितना डिफरेंसेस है। फिर पेरेंट्स भी इस चीज को समझ पाएंगे कि क्या हमारे बच्चों ने क्या कुछ अचीव किया, क्या कुछ समझा एक्चुअली में। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करने के लिए भी आपको इवैल्यूएशन करना पड़ता है, चाहे वो पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में हो, चाहे टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस में हो, चाहे स्टूडेंट के कॉन्टेक्स्ट में हो, चाहे रिसोर्स मोबिलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में हो। किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आप लेंगे तो रिपोर्ट सबमिट करने के लिए आपको रिपोर्ट सबमिट करने के लिए करना पड़ेगा, इवैल्यूएशन करना। रिपोर्ट बिना एवैल्यूएशन का हो ही नहीं सकता है, बिकॉज हम रिपोर्ट बना रहे हैं रिपोर्ट, और रिपोर्ट के लिए तो मुझे डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखना पड़ता है वहां पे। बिल्कुल, और बिना इवैल्यूएशन के पॉसिबल नहीं है बेसिकली। ये जनरल फंक्शन है। अब हम पर्टिकुलरली आज की टॉपिक पे बात करते हैं, और हमारा टॉपिक है पर्सपेक्टिव ऑफ असेसमेंट, जिसको हम लोग टाइप्स ऑफ असेसमेंट भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ असेसमेंट में सबसे पहला जो टाइप्स है वो है आपका प्लेसमेंट असेसमेंट। जी, वो है आपका